ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब सचिन, मैं जरा आपके पास आना चाहूंगी ज्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि इस बजट में ज्यादा फोकस किसानों पर, लघु उद्योग पर और युवाओं पर रखा गया है। तो हालांकि किसानों की तो हमने बात कर ली है, लेकिन क्या लगता है लघु उद्योग कर्मियों के लिए और युवाओं के लिए इस बजट में क्या खास रहेगा? आपने बिल्कुल सही बात कही। लघु और सूक्ष्म उद्योग यानी एमएसएमई राजस्थान की अगर बात करें तो रीढ़ की हड्डी है। 90% से ज्यादा उद्योग हमारे यहाँ पर एमएसएमई से जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही जो परंपरागत उद्योग है वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो राजस्थान में इस बार उद्योगों को लेकर भी काफी कुछ खास हो सकता है, क्योंकि कोरोना काल के बाद में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई सेक्टर था तो उद्योग सेक्टर प्रभावित था। हालांकि सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत उनको संबल देने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उद्यमी चाहते हैं कि उनके लिए भी किसानों की तर्ज पर एक क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की जाए। उसकी चर्चा बहुत जोरों पर है और अलग अलग संगठन हो, उद्योगों की जैसे सीआईआई हो, फोर्टी हो या तमाम तरह के अन्य जो संगठन हो, सभी लोगों ने एक प्रतिवेदन जो मुख्यमंत्री के सामने पेश किया है, या जो कर सलाहकार की बैठक में जो उद्योगपति उद्यमी शामिल हुए थे, उन्होंने बात कही थी कि जो छोटे उद्योग है या छोटे जो उद्यमी है उनके लिए भी केसीसी की तर्ज पर जो है उद्योग कार्ड जारी की जाए, जिसके अंदर 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की उसको सुविधा हो, जिससे कि वो अपना लोन ले सके और समय पर, जिस तरह से किसान फसल की कटाई के बाद उस ऋण को चुकाते हैं, उसी तरह से उद्यमी भी जो है उनको चुका सके। और इसके साथ ही जो एक सबसे बड़ी मांग उद्योगपतियों की यहाँ पे बनी हुई है या इंडस्ट्रीज की बनी हुई है, वो ये है कि जो बिजली की टैरिफ है वो कम से कम उद्योगों के लिए एक समान की जाए। क्योंकि देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो पूरे देश में हम लोग सबसे हाईएस्ट जो टैरिफ देते हैं उद्योगों को बिजली को लेकर, और ये बात लंबे समय से उद्यमियों की बनी हुई है, इंडस्ट्री की बनी हुई है कि बिजली के दरें जो है वो एक की जाए, जिससे कि अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में या देश के अन्य राज्यों की तुलना में जो हमारे यहाँ बनने वाला उत्पाद है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो या गारमेंट इंडस्ट्री हो या अन्य उत्पाद जो राजस्थान में बनते हैं, जिसकी फैक्ट्रियां राजस्थान में लगी हुई है, जिसके जो सेक्टर, अलग अलग सेक्टर जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वो प्रतिस्पर्धा में आ सके। तो ये सबसे बड़ी जो मांग है उद्योगों की, वो 2 मांगे इस वक्त महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि केसीसी कार्ड की तर्ज पर उद्योगों के लिए भी और जो छोटे उद्यमी है उनके लिए एक उद्योग कार्ड की शुरुआत की जाए, जिसके अंदर सरकार जो है उनको कम रेट पर लोन उपलब्ध कराए। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो ये कि कम से कम उद्योगों के लिए बिजली के दरें समान कर दी जाए। घरेलू जो बिजली की दरें हैं उससे अलग उद्योगों को रखा जाए, उससे कम या कोई एक ऐसा फिक्स दरें तय कर दी जाए उद्योगों की, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारे यहाँ के उत्पाद हैं वो आगे कॉम्पीट कर सके। और उसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है निर्यातक बनो। हालांकि देखिए, उद्योग विभाग की ये जो योजना है काफी पुरानी है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार जिस तरह से आयोग और बोर्डों का गठन हुआ है, रास्तिकों में राजीव अरोड़ा को लगाया गया है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड लंबे समय से खाली चल रहा था, उसमें बृजकिशोर शर्मा को लगाया गया है। तो निर्यातक बनो यानी हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार हो वो विदेशों में जाए। जेम्स एंड ज्वेलरी में हम लोग निर्यात करते हैं, बड़े पैमाने पर राजस्थान निर्यात करता है। टेक्सटाइल में भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा जाता है राजस्थान का। उसके अलावा बाड़मेर की बात कर लीजिए, बायतू की बात कर लीजिए, जयपुर की बात कर लीजिए, सांगानेर और जो बगरू प्रिंट है वो हमारे परंपरागत उद्योग धंधे हैं जो आज प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ये कोशिश कर रही है कि जो एनजीटी की गाइडलाइन उसको फॉलो किया जाए और उद्योगों को चलाया जाए, लेकिन उसमें बहुत समस्याएं आ रही है। तो ये भी एक उद्योगों की महत्वपूर्ण मांग है कि जो प्रदूषण से जूझ रहे हैं, या बाड़मेर जिले के उद्योग हो या राजस्थान में जयपुर की बात कर लें तो सांगानेर और बगरू प्रिंट हो, इन सब के उत्थान को लेकर भी कोई विशेष प्रावधान किए जाए, जिससे कि प्रदूषण से इनको निजात मिल सके। कोई ऐसा रास्ता सरकार निकाले। सीटीटी प्लांट जो होता है उसको लेकर, हालांकि सांगानेर में एक प्लांट बन चुका है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जो अभी भी प्रदूषण की वजह से कई उद्योग बंद होने की कगार पर है। तो ये जो तमाम तरह की मांगे हैं ये इंडस्ट्री को लेकर है। इंडस्ट्री चाहती है कि आज उनके लिए बात हो। रियल एस्टेट की अगर हम बात कर लेते हैं, जो कि एक तरह से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री से ही, रियल एस्टेट के अंदर पिछली बार काफी रियायतें दी गई थी, रजिस्ट्री सस्ती की गई थी। जो G+3 के जो फ्लैट्स है वहां पे रजिस्ट्री को सस्ता किया गया था। कोशिशें की गई थी कि बूम लाया जाए, क्योंकि कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला एक सेक्टर है इंडस्ट्री का वो रियल एस्टेट भी है। तो कोशिश ये भी की जा रही है और मांग भी की जा रही है कि रियल एस्टेट को फिर से दोबारा उठाने के लिए मुख्यमंत्री कुछ ऐसे प्रावधान करें जिससे कि लोग घर खरीदने की ओर आगे बढ़े। जैसे पिछली बार मैं आपको बताऊं कि रजिस्ट्री के अंदर पिछले बजट में प्रावधान किया गया था कि आपके पास फिर से कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, कोटा की बात हो, शिक्षा नगरी की बात हो और विद्यार्थियों की बात ना हो, स्टूडेंट्स की बात ना हो, क्या उम्मीदें यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के विद्यार्थियों को और
इनकी उम्मीदें ना सिर्फ राजस्थान की कोटा की होगी, बल्कि पूरे राजस्थान की उम्मीदें होगी। पूरे राजस्थान भर से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? महिलाओं की, गृहिणियों की क्या उम्मीदें हैं? योगेश। सुमित, आज जादूगर के पिटारे से प्रदेश के लिए बहुत कुछ निकलने वाला है। पूरे प्रदेश को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बजट में उनके लिए कुछ खास होगा। खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कह चुके हैं कि इस बार का जो बजट आने वाला है वो एक ऐतिहासिक बजट होने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ये जानते हैं कि इन्हें किस तरीके की उम्मीद है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से बजट बहुत अच्छा लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं कि किस तरीके का बजट होगा? ये क्या कुछ आपके लिए स्पेशल होगा इसमें? इस बजट से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम ये चाहते हैं कि भाई आम जन के लिए ये बजट लाभदायक होगा। जैसे हमारी जो लोकल समस्याएं हैं उनका भी निदान होगा। हम चूँकि चंबल के किनारे पे रहते हैं और चंबल के पानी से हम वंचित हैं। फ्लोराइड की समस्या से लोगों के हाथ पैर हाथ पैरों में दर्द है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी चल रही हैं और हम चाहते हैं कि चंबल का फिल्टर पानी हमें मिले, केडीएल से हमें मुक्ति मिले। केडीएल से भाई जिस हिसाब से इन्होंने कर रखा है। दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस जो इन्होंने 8.5% कर रखी है और उसे भी ये पुरानी दर पे लेके आए हैं, क्योंकि अब तो सब सुचारू रूप से चल रहा है। तो हम तो मंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करेंगे। जैसे हमारी शैक्षणिक नगरी है, तो शैक्षणिक नगरी के हिसाब से जो वैट वगैरह जो है स्टूडेंट्स के ऊपर जो वैट लग रहा है उसको जो उसे भी कम किया जाना चाहिए। दूसरी जो एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि भाई गृहिणियों के हिसाब से भी इस बजट को इन्हें देखना चाहिए कि भाई कम से कम टैक्सेस लगे हर चीज़ पे, और डीजल पेट्रोल ईंधन इस पे भी टैक्सेस कम होने चाहिए। बजट तो आए, लेकिन है ना घर का बजट न बिगड़े। क्या क्या उम्मीद है बजट से? बजट से हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इस तरफ देखते हुए लोगों को राहत दे। जो टैक्स बढ़ा रखे हैं सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स हैं, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई की मार, महिलाएं से लेकर रसोई से लेकर आम जन तक बहुत महंगाई है। महंगाई से सभी लोग तरसते हैं। युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं दिया अभी तक मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी से आस लगाए बैठे हैं युवा कि उनको नौकरी के लिए कुछ आस मिले। यही क्या कुछ इस बजट से उम्मीद है, क्योंकि जादूगर का पिटारा आज खुलने वाला है? वैसे तो सबसे बड़ी उम्मीद तो यह है कि जो चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा हम 10 दिन में माफ़ करेंगे, और आज भी किसान उस आस से बैठा है। 3 साल से ऊपर हो गया। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो किसानों के लिए अलग से बजट आने का है इस बार। क्या कुछ उम्मीद तो किसान यही लगा के बैठे हैं कि हमारा पहले तो जो कहा है वो तो करे। कथनी और करनी में जो अंतर गहलोत सरकार में दिखा वो अंतर तो खत्म हो। पहले जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में स्वयं ने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, आज तक नहीं हुआ। 3 साल से ऊपर हो गया। आपको क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीद है बजट से? क्या कुछ होना चाहिए बजट? जी हाँ, आज राज्य सरकार का जैसे बजट पेश हो रहा है उससे सबसे पहली उम्मीद हमारी रोजगार की है। जवानों को अंदर रोजगार दिया जाए। सरकारी नौकरियों के साथ साथ इसमें मिल हैं, फैक्ट्री हैं, लघु उद्योग हैं, इनको विशेषकर बढ़ावा दिया जाए। और अपना शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और इसके साथ साथ जो टैक्स वगैरह इतने जो बढ़ावा जो बढ़े रहे हैं, इन टैक्सों में विशेषकर छूट दी जाए, टैक्सों में रिलैक्सेशन मिले। आप एक स्टूडेंट हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि कोटा शिक्षा नगरी है, यहाँ पर स्टूडेंट की क्या चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? जी सर, जो बजट आ रहा है, बजट में मैं एक छात्र होने के नाते मेरी सरकार से यही मांग रहेगी कि मतलब स्टूडेंटों को अधिक से अधिक भर्तियाँ मिलें। और पूर्व में भी सरकार ने जो भर्तियां निकाली हैं, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती हो, चाहे पटवारी की भर्ती हो, चाहे रीट की भर्ती हो, तो सभी जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को कोर्ट का माध्यम न देखना पड़े। जो भर्तियां निकाली जा रही हैं वो कोर्ट मतलब भर्तियां जो सुचारू रूप से बने। और हमारे को यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं रोजगार की आवश्यकता है। छात्रों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, अच्छे अधिक वैकेंसियाँ मिलें। और युवाओं के लिए सभी पूरे राजस्थान में अधिक से अधिक यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज खुलें। और हम पुस्तकालय और लाइब्रेरी की मांग करते हैं। हाँ, क्या कुछ उम्मीद इस बार के बजट से, क्योंकि इस बार का बजट बेहद खास होने वाला है? हमें उम्मीद है कि ये बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं और नौकरियां नहीं मिल पाती हैं तो उनको नौकरियां मिलें। दूसरी बात, जो अपना धंधा करना चाहते हैं उनको इसके ऋण अच्छी तरह मिले, उनको सुविधा मिले। और किसानों की तरफ देखते हैं तो किसानों को कृषि यंत्रों पर काफ़ी छूट मिले। और जो भी उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, असली बात यह है कि उन सुविधाएं सरकार देती है पर उन तक पहुँचती नहीं है।
वो पहुंचने के लिए प्रचार अच्छी तरह होना चाहिए। किसानों को ये सुविधाएं हैं, बीज नहीं मिलता है उनको टाइम पे मिलता है तो काफ़ी महंगा मिलता है, खाद नहीं मिलता है, खाद भी काफ़ी महंगा मिलता है, दवाइयाँ बीत जाती हैं टाइम पर, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। और उनके गाँवों में जा करके सरकार को बीज संग्रहण केंद्र बनाने चाहिए ताकि बीजों की प्रॉब्लम ही नहीं हो। और ढेर सारी बातें हैं। हम आशा करते हैं कि कृषि ही एक ऐसा है कि कोरोना काल में सभी धंधे प्रभावित हुए और कृषि का एक धंधा लगभग अप्रभावित रहा। इससे जो इसकी सकल उत्पाद था, सकल उत्पाद की दर भी 3.49 रही, जो कि और धंधे प्रभावित हुए। तो हम आशा करते हैं कि यह बजट किसानों के लिए, खास करके सब्सिडी लेकर के आए, उनको सुगमता पूर्वक उनको ऋण मिले, उनके आदान मिले, ये कामना हम करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद तो सरकार से हमेशा कपिल जुड़े हुए हैं हमारे साथ उदयपुर से। कपिल, क्या उम्मीद है इस बजट से उदयपुर वासियों को? पहली बात ये। दूसरा देखिए, आम आपके साथ कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं कपिल, तो ये सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। आम आवाम के लिए बजट बनाया जाता है, आम आवाम की आवाज को सुनकर बजट का लेखा जोखा तैयार होता है। पिछले बजट में से जो उम्मीदें थी इन लोगों को, क्या वो उम्मीदें इनकी पूरी हुई, ये पूछिएगा। और दूसरा, अब इस बजट से क्या उम्मीद है? बिल्कुल सुमित, देखिए उदयपुर वासियों को भी काफ़ी उम्मीदें ज़रूर हैं, क्योंकि जैसा कि अभी आपने कहा कि बजट आम आदमी के लिए बनाया जाता है, तो उदयपुर पर्यटन नगरी है, यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी कुछ मिलने की उदयपुर वासियों को उम्मीद है। उदयपुर के कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे कि इस बजट से क्या उम्मीद है। और दूसरा सवाल कि जो पिछला जो बजट था, जो उम्मीदें पहले बजट में थी, क्या वो पूरी हो पाई है? नहीं, मैं आपके दूसरे सवाल पे जाता हूँ कि पिछला जो बजट आया उसमें ये सरकार खरा नहीं उतरी। इसके पीछे कई कारण हैं। हो सकता है सरकार की भी कोई मजबूरियाँ रही होगी, लेकिन हम इस बार सरकार से ये आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा बजट हो और सभी जनताओं के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए अच्छा बजट के रूप में, आदर्श बजट के रूप में सरकार बजट पेश करे। मेरा इस बजट के बारे में 2-3 चीज़ें के कहने की बात है कि ये बजट युवाओं को रोजगार को उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा प्रयास हो, क्योंकि कोरोना का 2 साल का जो कार्यकाल था और जिस प्रकार से बेरोजगारी युवाओं में हुई है, उसको दूर करने के लिए युवाओं को एक मजबूत कंधा सरकार ही दे सकती है। तो सरकार को युवाओं के साथ रहना चाहिए। दूसरा, व्यापारियों के साथ में भी कुछ नरम रुख अपनाना चाहिए, जिसमें टैक्सेस है और भी ऐसे कई चीज़ें जिसमें आम जनता के लिए, अब जैसे नगर निगम ने भूमि भवन कर लगा रखा है, जिसमें बहुत सारी चार्जेस लगा रखे हैं और डीएलसी रेट भी हद से ज़्यादा बना दी, उसके आधार पर लगता है। तो डीएलसी रेट कम होगी तो भूमि भवन कर भी कम होगा। इस तरह से कुछ टैक्सेस में राहत दी जाए। पेट्रोल डीजल पर सरकार अपना वेट कम करे, ये भी मेरा राज्य सरकार से यही निवेदन है कि पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने से सरकार को, आम जनता को बहुत ज़्यादा राहत दे सकती है और आम जनता इसी से खुश होगी कि उनको कुछ न कुछ राहत मिले। बाकी सरकार अपने जो चुनाव के समय जो वादे करती है उस पर खरी नहीं उतरती है, लेकिन इस बार अगर सरकार इस तरह से कार्य करती है तो निश्चित रूप से उनको एक नई प्रोत्साहन मिलेगी। युवा भी हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा इस समय है। क्या लगता है आपको कि इस बजट में युवाओं के लिए क्या हो सकता है? मतलब युवाओं के लिए देखिए, सरकारी नौकरी के एक लिमिट है तो सरकार तक नहीं, उसको एक निश्चित मात्रा तक पूरा जाता है। लेकिन आपने पर्यटन का बात करा, उदयपुर पर्यटन नगरी है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तीसरा सबसे बड़ा जो योगदान देता है वो पर्यटन देता है, जो राज्य की कुल अर्थव्यवस्था का 7% है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2020-21 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9.52 लाख करोड़ था, जो 25% बढ़ के इस वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, फिर से लौटेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे लोगों की, अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से और पिछले बजट में उनकी उम्मीदें पर कितना खरा उतरी थी सरकार। जी बिल्कुल, और तेज विकास के लिए मरुधुरा को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और इस साल पेश होने वाले बजट में राजस्थान वासियों की सरकार से यही उम्मीदें हैं। देखिए मरुधुरा को इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चाहिए। मरुधुरा को इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चाहिए। मरुधुरा के विकास के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस को लेकर सरकार अपना इरादा जाहिर कर चुकी है, तो जानकार भी मानते हैं कि सरकार की घोषणा से ज्यादा मायने रखता है कि वो कितनी पूरी हुई। इंफ्रा क्वालिटी के आधार पर ही विकसित किया जाए ताकि वो सालों साल तक लोगों के काम आए। अगर कोई बजट में हमने प्लान किया है, कोई भी योजना अगर हमने हाथ में ली है, तो वो समय पर पूरी हो सके। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि बजट की जो घोषणाएं होती है वो वर्षों तक या तो शुरू नहीं होती है या खत्म ही नहीं होती। बजट में इंफ्रा सेक्टर को काफी कुछ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये कहा जाता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो देश के बीचों बीच है, जहां पर तमाम तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि गुजरात के धोलेरा की तर्ज पर राजस्थान में औद्योगिक टाउन विकसित हो। मैं जैसे दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर की बात करूंगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, हम अभी तक अपना कोई ऐसा इंडस्ट्रियल हब डेवलप नहीं कर पाए इस कॉरिडोर पे, या हम ऐसी एडवांस प्लानिंग नहीं कर पाए। इस बजट में मुझे जरूर उम्मीद रहेगी कि शायद सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। गुजरात में जैसे धोलेरा को बड़ा अच्छे रूप में इन्होंने डेवलप किया है, तो हम भी ऐसे कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे कि फ्यूचर के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बहुत हेल्प मिले। राजस्थान में आईटी हब बनाने की भी उम्मीद की जा रही है। ऐसा क्या कारण है जिसको ढूंढना चाहिए? शायद हम उतना जो सपोर्ट, प्रोएक्टिव सपोर्ट जो इंडस्ट्रीज को देना चाहिए, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, या बड़े जो आईटी के एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, उनको राजस्थान में लाने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो हम डेवलप नहीं कर पाए, ऐसा मेरा मानना है। मरुधरा में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने की भी जरूरत। जयपुर के अंदर या बड़ी सिटीज कहीं भी आप ले लो, आज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब हम अगर इस तरह का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था डेवलप कर सकें जो डिफरेंट, किसी कोई कार से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई मेट्रो से आएगा, या कोई एयरपोर्ट पे उतरेगा, उसको पूरे शहर में कनेक्ट करने के लिए इस तरह का ट्रांसपोर्ट हो, एक ही टिकट से आप कहीं भी यात्रा करो। ये तो हुई उम्मीदें, लेकिन आपको बताते हैं कि पिछले बजट में इंफ्रा पर सरकार के ऐलान की हकीकत क्या है, कितने काम पूरे हुए और कितने अधूरे रहे। सड़क नीति लाने का ऐलान, लेकिन सड़क नीति लाने का काम अभी भी अधूरा है। आगरा रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने वाली रिंग रोड की डीपीआर नहीं बनाई गई। हालांकि बजट ऐलान के मुताबिक संविधान क्लब का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 700 करोड़ की लागत से जयपुर में सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। और जोधपुर से रंजन दवे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, हमने तमाम उम्मीदों की बात की है, अब बात अगर पर्यटन की करें, क्योंकि जोधपुर पसंदीदा जगह है जहां पर देश और विदेश से सैलानी पहुंचते रहते हैं, तो पर्यटन को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या लगता है, क्या कुछ खास होगा जोधपुर के लिए? जी प्रियंका, बिल्कुल सही बात है कि पर्यटन नगरी के रूप में भी जोधपुर अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लोगों से ही जानते हैं कि क्या उम्मीदें रखते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो जोधपुर का बड़ा नाम है। क्या उम्मीदें हैं बजट से आपको? बजट से आपको देखिए, जो तीसरे कार्यकाल का अशोक गहलोत साहब का जो ये चौथा बजट है, उसमें हम पर्यटन को लेके तो पर्यटन इंडस्ट्रीज डेवलप यहाँ पे करना चाहते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पूरे कदम उठाने चाहिए। इसके साथ में एक बात कहूँगा कि जो एलिवेटेड रोड की डीपीआर बिफोर लास्ट बजट में हुई थी, उस डीपीआर को वापस कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर शहर का टूरिज्म डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था ऐसा ही होनी चाहिए। एक मैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कुटीर उद्योगों के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप होते हैं उसमें जिस तरीके से बड़े बड़े लोग, भूमाफिया लोग उन फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लेते हैं, तो वो काफ़ी कष्टकारी होता है। इसलिए कुटीर उद्योगों को कॉन्सेंट्रेट करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट होगा तो जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। वो गरीब आदमी सस्ती जमीन सस्ते किराए पे ले सकेगा। अगर भूमि माफिया उन बड़ी बड़ी जगहों को कंट्रोल में कर लेंगे, हम जोधपुर के लिए कम से कम ये चाहते हैं कि
माननीय मुख्यमंत्री जी से और ध्यान दें और कुटीर उद्योग अगरबत्ती बनाता है, साबुन बनाता है, छोटे छोटे उद्योग है, अगर उसके लिए जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को बड़े बड़े भूमाफिया लोग कब्जे करके और उनके बड़े किराए पे उन लोगों को देंगे तो वो कभी डेवलप नहीं हो सकेंगे। इस तरीके के प्रावधान जो जमीनी स्तर पे ताकतवर हो वो चाहते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा काम है। जोधपुर को पूरा सूर्य नगरी को हम ब्लू सिटी बनाना चाहते हैं। ब्लू सिटी पेंट के लिए सरकार की और नगर निगम की कोई व्यवस्था हो, इस बजट को हम इस प्रावधान में चाहते हैं। जी, पिछले बजट से बात करें तो क्या उम्मीदें रखते हैं आप इस बार? मैं इस समय देख रहा हूँ कि जो कोरोना काल आया है उस सबसे से जो बेचारे गरीब आदमी उनकी मार बहुत वो झेल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो कुटीर में उद्योग में उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और डीजल के पेट्रोल के भाव इससे कम होंगे तो इससे फर्क जो छोटे दुकानदार हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। और हम तो ये चाहते हैं जीएसटी हमारे मुख्यमंत्री जी कम करे तो बढ़िया रहेगा। जी जी बिल्कुल। और आप तो सीनियर सिटीजन के हिसाब से अगर बात की जाए तो वृद्ध लोगों के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं आप? सबसे पहले मैं वृद्ध लोगों के लिए संस्कार देने वाला कृषि प्रधान राज्य राजस्थान है। राजस्थान के लिए ये चाहूँगा कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए, ये सबसे पहले। दूसरा, जोधपुर का डेवलपमेंट करना है तो ये एजुकेशन हब बनाया जाए जिससे अपना आप युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर उन्नति कर सके और स्वरोजगार कर सके। ये एजुकेशन हब बनेगा तब ये डेवलपमेंट होगा। रिंग रोड का जहाँ तक सवाल है वहाँ ये यहाँ बननी चाहिए क्योंकि इससे डेवलपमेंट जोधपुर का होगा। ये सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम है यहाँ पर। सीनियर सिटीजन के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं? सीनियर सिटीजन के लिए डीए जोड़ना करना, ये डीए 3% अभी सेंट्रल ने डिक्लेयर किया है तो वो अशोक गहलोत साहब करेंगे ही। ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, पर्यटन को लेकर के बात की ठीक है जा रही है। रंजन, तो उम्मीदें काफी